ये जो है लॉलीपॉप मत दो किसानों को। आप स्पष्ट घोषणा करो कि हम जो है इतना 1000 हेक्टेयर जमीन हमको बढ़ाएंगे। गरीब के बेटे को क्या इंग्लिश पढ़ने का अधिकार नहीं है? आज हमारे बेटे पोते जो हैं, आपके हमारे जो सब बेटे पोते हैं, वो सब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में। गांव का बेटा नहीं पढ़ सकता। पहले तो ये बताओ कि मेरी उम्र आपको किसने बताई? भाई हम आपसे टच में ही रहते हैं। आपने इतनी उम्र में पूछा है। मैं अपने आप को हमेशा युवक समझता हूँ। फिट मानते हैं आप? और इसलिए मानता हूँ, अब विधानसभा में होते तो योगदान होता है। हाँ, आप बाहर हैं। आज तो बजट पास करते हैं तो नरेंद्र बुढ़ानिया का वोट लगता है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है तारानगर के कद्दावर और दबंग नेता, वर्तमान में विधायक नरेंद्र जी बुढ़ानिया साहब। काफ़ी दिनों के बाद इनसे मुलाकात हो रही है और मुलाकात है आमजन की समस्याओं के ऊपर, क्योंकि अभी सत्र चल रहा है और भजनलाल सरकार ने माननीय विधायक साहब के किन कामों को माना है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आमजन को भी इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। बुढ़ानिया साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे हम यही करना चाहते हैं कि आपने कौन सी ऐसी लिस्ट दी थी माननीय जो मुख्यमंत्री साहब हैं, जिन्होंने जो मांगे आपने रखी थी, कौन कौन सी मांगे वर्तमान में आपकी मानी गई है? मैंने सबसे पहले ये रखा है कि तारानगर में मैंने 60 किलोमीटर नहर का निर्माण कर दिया और निर्माण पूर्ण हो गया, उसका उद्घाटन हो गया। आप उसमें किसानों के लिए पानी छोड़िए, वो बन के पूर्ण हो गई। और अब वो आप इसको राजनीति में मत घसीटो। ये किसान का मामला है, गरीब का मामला है, इसमें सब जाति वर्ग धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। उसमें पानी देकर के किसानों को लाभान्वित करो। और जो 60 किलोमीटर पे काम चल रहा है, इसकी गति धीमी है और इस धीमी गति को आप तेजी से ला करके आप इसको जो है जल्दी से पूर्ण करवा करके वहाँ भी किसानों को जो है पानी देकर के लाभ पहुँचाएं। इसके साथ साथ में मैंने ये भी जो है उनको कहा है कि आप जो किसान की जो भूमि अवाप्त हुई है नहरी क्षेत्र की, उस अवाप्त के अंदर आप कलेक्टर को मीडिएटर बनाओ इसमें। अच्छा। जो मुआवजा मिलेगा उसमें कलेक्टर को आप मीडिएटर बनाओ, तो फैसले जो किसान के हैं वो सही ढंग से हो सके। आप जो एक डंडे से सब किसानों को नहीं आंक सकते। आप जो है डीएलसी रेट के ऊपर तय करते हैं कि भाई डीएलसी रेट का इतना गुना होगा, इतना गुना होगा, है तो डीएलसी रेट का 4 गुना से तो कम मुआवजा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो ये हमने मांग की है। दूसरा ये है कि डीएलसी रेट अलग अलग है। गांव के पास की जमीन है वो अलग रेट की है और दूर की है वो अलग रेट की है, डीएलसी रेट की। अब आप उन सबको एक डंडे से मत आंको। अच्छा। तो किसान की जो डीएलसी वास्तविक रेट है, उस रेट के ऊपर किसान को मुआवजा दिया जाए। और यदि आप इसमें आपने की तरफ फैसला नहीं हो, इसके लिए आप कलेक्टर से जो है आप कलेक्टर को एडमिनिस्ट्रेटर बना दीजिए। जहाँ जहाँ दिक्कतें आई वहाँ समाधान हो जाएगा। बुढ़ानिया साहब, ये बात रखी हमने। दूसरा हमने रखा है कि भाई आप जिस नहरी क्षेत्र को आगे बढ़ाइए, तो उन्होंने जो है कहा कि हम इसको आगे बढ़ाने के लिए डीपीआर बनाएंगे। तो मैंने कहा डीपीआर की आवश्यकता नहीं है इसमें। हाँ, इसको मुद्दा बनाया गया, डीपीआर को मुद्दा बनाया जा रहा है प्रेजेंट। डीपीआर की आवश्यकता नहीं है। डीपीआर कोई नए काम की होती है। अच्छा। ये तो सैंक्शनड है ऑलरेडी, पहले से ये रकबा है, ये सैंक्शनड है। और ये CWC जो सेंट्रल वाटर कॉर्पोरेशन जो है उससे स्वीकृत है। उससे उसमें तक जो डीपीआर है वो पुरानी डीपीआर भी सैंक्शन है और उसकी संशोधित भी स्वीकृत है। इसलिए आप ये जो है लॉलीपॉप मत दो किसानों को। आप स्पष्ट घोषणा करो कि हम जो है इतना 1000 हेक्टेयर जमीन हमको बढ़ाएंगे। जो मैंने 20,000 हेक्टेयर बढ़ाई थी जमीन, तो मुख्यमंत्री ने डीपीआर नहीं बनाई। अच्छा। सीधी घोषणा हुई उसकी। बिल्कुल। तो आप वैसी घोषणा करो। तो वो जो है उनके पास में है, मेरे जो चीज़ें मैंने विधानसभा में भी उठाई है,
बहुत ताकत के साथ में उठाई है। पुलों का निर्माण भी बाकी पड़ा है। जो नहर है आपने बनवाई थी, जिस पर बहुत बड़ा चुनाव लड़ा गया था, जिसे मुद्दा भी बनाया गया, उसमें पुलों का निर्माण अभी तक अवरुद्ध है। लोगों की मांग भी है, किसान जो है वो बार बार मांग करते रहे हैं, लेकिन उसको अवरुद्ध कर दिया ये गया है। काम धीरे चल रहा है, ये सब सैंक्शन है सारे पुल, जी जी। सारे पुल सैंक्शन है, कई काम चल रहे हैं, काम धीमी गति से चल रहे हैं। कल मैं वहाँ गया था, मैं जोतरा साइड में गया था, वहाँ पर हरिपुरा में, वहाँ जो है वो उस एरिया में जो नहर बन रही है रायपुरा, जी जी। रायपुरा कौन सा, शोपुरा। जोतरा शोपुरा के पास में बड़ा पुल का निर्माण हो रहा है। अच्छा, मैं खुद देख के आया हूँ, मैं निरीक्षण करके आया हूँ उसका, जी जी जी। लेकिन धीमी गति से चल रहा है। अभी मैंने एक सिंह से बात की है, जी जी। अभी जो धीरवास के जो लोग यहाँ आए हुए हैं, धीरवास माइनर पर जो है 50 खेतों का एक जो है वो है, वहाँ पुल बनाने की मांग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उसको कह कर इमीडिएट प्लान में डलवाया है उसको भी। बुढ़ानिया साहब, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो गहलोत सरकार के अंदर बनाई गई थी और सही तरीके से वो चल भी रही थी, अब भजनलाल सरकार आई, अचानक से बंद कर दिया। आपने इस बात के ऊपर कौन सा मुद्दा उठाया, किस तरीके से उठाया? मैंने जो है, जब शिक्षा की डिमांड आई थी, जी जी। उसके ऊपर बहुत विस्तृत से पूरे राजस्थान की शिक्षा की रूपरेखा रखी है। जी जी। आप मेरा जो है मेरे फेसबुक पे आप निकाल करके देखते देख सकते हैं। तो देखते रहते हैं। तो सारी चीजें मैंने कि भी शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकते हो आप। जी जी। हमने जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र में 70 के करीब जो है, 70 से भी ज्यादा सीनियर स्कूल खोले थे मैंने। 70 से भी ज्यादा सीनियर स्कूल खोले थे, और कम से कम 20 से ऊपर जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे, और सारे के सारे बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक चल रहे हैं। तो मैंने ये कहा है, आप मेरा भाषण सुनिए, मैंने कहा गरीब के बेटे को जी जी। क्या इंग्लिश पढ़ने का अधिकार नहीं है? आज हमारे बेटे पोते जो हैं, आपके हमारे जो सब बेटे पोते हैं, वो सब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में। जी जी। गांव का बेटा नहीं पढ़ सकता, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में भेजे। इसलिए आप ये खतरनाक खेल मत खेलिए। इन अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों को बंद करने की दिशा में आप बिल्कुल मत सोचिए। सोचोगे तो सारी जनता सड़कों पे आएगी, आंदोलन होंगे, और इसको फिर मजबूर होकर आपको करना पड़ेगा। हाँ, इसमें कमियां हो सकती हैं, उसमें कमियां हो सकती हैं, वो कमियों को सुधार करो आप। हाँ, मौजूदा सरकार करे वो। आप उसका सुधार करें। जी जी। भाई आपने जो है ज्यादा स्कूलें खोल दी, बिना सोचे समझे खोल दी। भाई नई चीज की शुरुआत होती है, मकान बनता है, उसकी नींव बनती है, फिर धीरे धीरे मकान खड़ा होता है, फिर रंग रोगन होता है, फिर जो अंदर जो है और चीजें जो है रहने के लिए उपलब्ध होती है, धीरे धीरे होती है। तो आप उनको पूरा करिए। जी जी। आप जो है अंग्रेजी मीडियम में अलग से इसका निर्देशालय बढ़ा दीजिए। सही है। देखिए दोस्तों, इस मुद्दे को माननीय बुढ़ानिया साहब ने बड़े जोर शोर से उठाया था और वायरल भी हुआ था। बुढ़ानिया साहब, एक अलग सा क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान में ट्रेंड भी कर रहा है। परिसीमन का जो काम चल रहा है, इससे बहुत से लोग हैं वो आहत भी हैं, और बहुत से जो लोग हैं अपोजिशन के वो खुश भी हैं। तो इससे कोई आंकड़ा क्या निकलने वाला है? चुनावों से संबंधित कोई मतलब अलग से इसका माहौल बनेगा? देखिए, ये चुनाव कराने में बिल्कुल अब तक असफल है। जी जी। जिन नगर पालिकाओं का, जिन पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया, जी, उनके चुनाव नहीं करा पाए, और एक प्रदेश एक चुनाव के नाम पे जो है वहाँ व्यवस्थाएं बदल दी। और ये आगे क्या करेंगे, क्या इनका सोच है, वो सारा बिल्कुल अस्पष्ट है। जब सरकार से पूछते हैं तो भी हमें ये एहसास होता है कि सरकार खुद असमंजस में है कि वो क्या करे। अब ये पंचायतें तोड़ने का काम कर रहे हैं। पहले नगर पालिकाएं बनी जी, कांग्रेस के राज में, ये उन नगर पालिकाओं को वापस तोड़ करके और पंचायतें बना दी। कुछ बना दी, कुछ बना रहे हैं जी। क्योंकि नगर पालिका बनने से उस क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो जाता है। बिल्कुल। क्यों अवरुद्ध हो जाता है, ये सबको पता नहीं होता है। नगर पालिका बनने से ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी विकास की योजनाएं हैं वो ठप हो जाती वो सब बंद हो जाती हैं। बिल्कुल। अब एक ग्राम पंचायत में 10,000 की आबादी से ऊपर कोई ग्राम पंचायत है, जी जी।
उस ग्राम पंचायत में जो पंचायत का 3 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में फंड आता था डेवलपमेंट का, सीधा आता था पंचायत में, वो बंद हो जाएगा। अब नरेगा कार्य है वो बंद हो जाएगा। जिला परिषद का जो पैसा है वो नहीं जाएगा। अब नगर पालिका बनने से वहां सिर्फ व्यवस्थाएं बदलेंगी कि सरपंच की जगह चेयरमैन बनेगा। लेकिन चेयरमैन नगर पालिका को खुद को अपना बजट खुद को ही तैयार करना पड़ेगा, खुद को ही व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आप जमीन बेचो, कुछ और बेचो, आपकी संपदा पैदा करो। तो वो चीजें जो है वो पंचायत लगने में वर्षों लग जाते हैं, और डेवलपमेंट का जो काम है वो एकदम से खत्म हो जाता है। तो अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि सावा के अंदर जो है विधानसभा में घोषणा हुई कि 10,000 की आबादी से ऊपर हम एक सड़क बनाएंगे, और उस सड़क 10,000 की आबादी वाला वो तो बना दिया। अच्छा, अब नगर पालिका को 10,000 की है तो वो रह गई। समझे ना बात? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्थिति है। इस स्थिति के अंदर जो चुनावों की जो सिनेरियो बन रहा है उसमें कह रहे हैं ये पंचायत तोड़ देंगे, ये कांग्रेस के प्रभाव की है, इसको तोड़ के प्रभाव खत्म कर देंगे, ये जो है इस जाति का बाहुल्य है जो इसको तोड़ करके इसको कर देंगे। ये एक बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। मैं स्वयं महसूस करता हूं कि तारानगर के अंदर, तारानगर जैसा विधानसभा क्षेत्र जहां पे सब जातियों के लोग एक सद्भावना में, भाईचारे में, सब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे का दुख दुख दर्द को अपना समझते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से जो है इसको जातियों को अलग अलग तोड़ने का काम चल रहा है। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव के बाद से। ये चुनाव एक बार पहले भी हुआ था यहाँ पर, एक चुनाव बीच में छोड़ कर पहले भी चुनाव हुआ था। तो ये जातियों की मीटिंगें करके जातियों को आप जो है, हम लोग जो है एक ग्रुप में बैठे हैं, 100 आदमी बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें 100 में से जो 25 को निकाल के अलग कर दिया, तो ये 75 रह गए और वो 25 रह गए। हाँ, तो कमजोर हो गया ना। तो नहीं है। तो ये जो इस तरह का माहौल था हमारे तारानगर का, वो माहौल जो एकदम से खराब होने की स्थिति में जा रहा है। एक दूसरे के वर्गों को लड़ाया दर जाने की कोशिश कर रहा है। उसमें पंचायत चुनाव, नगर पालिका, ये भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। हम लोग यदि इस प्रकार की बात करेंगे तो हम भरपूर इसका विरोध करेंगे। बुढ़ानिया साहब, वर्तमान में पानी की दिक्कत, किल्लत है वो सभी जगह है, लेकिन सरदारसर की कुछ पंचायतें हैं जिनमें लगभग पिछले 4-5 साल से हम देखते आ रहे हैं, वहाँ कवर भी करते हैं, लेकिन वो समस्या वहीं की वहीं है। हम नहीं कहते कि आपने इस पर मांग नहीं की, क्योंकि वर्तमान सरकार आपकी नहीं है, फिर भी आप भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में क्या निर्णय निकला कि उनको कैसे पानी दिया जाएगा? देखिए, हमारी 9 पंचायतें हैं जी, उसमें कुछ गांव ही हैं ऐसे जहाँ पानी की भारी प्रॉब्लम है। और पिछले 5 सालों में मैंने जो है वहाँ पानी की कोई कमी नहीं रहने दी। और 9 पंचायतों को हमने जो है दिल से लगा के रखा है। बिल्कुल। और 9 पंचायतों के अंदर सबसे ज़्यादा नहर का काम हुआ है। हमने जो है 9 पंचायतों के अंदर नहर, जो कभी सपना ही नहीं सोचा भी नहीं होगा उन्होंने, है, तो हमने सरदारसर के गाँव में नहर जो है पहुँचा दी है। और अब जो है सब जगह टंकियाँ बना रहे हैं। अभी मैंने मेरे कोटे से जरा मेरासर में टंकी बनाई, सब जगह टंकियाँ जो है वो मंजूर करा दी। और जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ हम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये समस्या प्रदेश लेवल की है, इनकी नीयत है ही नहीं पानी देने की। इनके अधिकारी हैं जो इनके जो है कंट्रोल में नहीं है। पानी आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। हमने कहा है विधानसभा में, मेरा भाषण सुनिए, पानी के ऊपर बोला हूँ मैं। यानी 1-1 महीने तक पानी नहीं जाता और टैंकर माफियों से मिले हुए हैं। अब आज बताओ, एक टैंकर वाला 1,000 रुपये लेता है, तो वो 1,000 रुपये जो कमाता है एक टैंकर एक घर से है, तो आप सोचिए कि वो पानी नहीं जाए दे करके कितने लाख करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उसमें कई लोगों की हिस्सेदारी है। तो ये टैंकर माफिया को तोड़ना पड़ेगा इनको, और नहीं तोड़ेंगे तो फिर जो है हालात जो है जो विकराल होते जाएंगे। आज जो है गर्मी में हमने हालात देखे,
सर्दी के अंदर भी हालात देखें, सर्दी में भी पानी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अब गर्मी आ रही है, अब हमारा पानी जो है नहर का पानी फरवरी में बंद कर दिया। सही क्यों कर दिया भाई? कहते पंजाब ने पानी नहीं दिया, तो पानी क्यों नहीं दिया पंजाब ने? सही। आप क्यों नहीं लेके आए? हाँ, उसको स्पष्ट कर आज दो। तक भी तो व्यवस्था होती आई है। मैंने बताया है विधानसभा के अंदर जी कि 2 सितंबर 2021 में जी जी जितना पानी था इस 2024 में उससे ज्यादा था। बिल्कुल बिल्कुल समझे बात? और पानी ज्यादा था, पानी उपलब्ध ज्यादा कराया। जी वहां जो पोंग डैम से पानी आता है हमारे जी जी पंजाब से, तो पोंग डैम का लेवल है वो हमने नीचे तक ले गए, अच्छा अच्छा दबाव डाल के बिल्कुल लोगों को पानी दिया। और अब इस बार जो है पानी खेत, किसान का खेत सूख गए, जी जी पानी नहीं दिया। ये पूरे राजस्थान की स्थिति है जी ये। जी हम लोग जो है इसके लिए बराबर बराबर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने ऊपर हाथ खड़े कर दिए कि पानी है ही नहीं। सड़कों से रिलेटेड हमने क्वेश्चन नहीं पूछा, सड़कें हैं वो कितनी मंजूर आपने करवाई है वो, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है वो बीजेपी की है, फिर भी मंजूर हुई है, ये भी बड़ी बात है अपने आप में। देखिए, मेरे 5 साल के जो शासनकाल के, जी जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी, मैंने 550 करोड़ से ऊपर की सड़कें बनाई, और वो सड़कें बनाई जो कोई सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। जी जी मैंने ये कहा था चुनाव के अंदर कि मैं तारानगर का नक्शा बदलने की कोशिश करूंगा, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है सड़क का। चूरू से तारानगर, जी ये आज़ादी के बाद से जो है यहाँ लोग परेशान थे, बड़े बड़े लोग रहे, वित्त मंत्री भी रहे, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रहे जो है चूरू तारानगर से, बिल्कुल, लेकिन इस सड़क को कभी भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। छेड़ा ही नहीं कर। और ये हमारे इस एरिया की सबसे महत्वपूर्ण सड़क थी। जी जी इसलिए मैंने जो प्रथम वर्ष में ये प्लान बनाया कि इस सड़क को चूरू से तारानगर, तारानगर से सावा, सावा से नौर और सावा से भादरा, जी जी तो इनको जो हमारा जो है इसको हम अच्छी सड़क से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जी जी तो इसको हमने जो है 365 करोड़ रुपए जी जी की लागत से जो है हमने, और ये क्लियर भी हो चुकी है। ये पूरी बन के तैयार भी होगी। साल भर से लोग 1.5 साल से जो है इस पर सरलता से आवागमन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरे पास में मेरे अध्यक्ष बैठे हैं वेद प्रकाश जी, जी, जी। इनका गांव आता है धीरवास। तो जब इनके गांव से यहाँ आते थे तो हमारे को लगता था कोई 1 पूर्ण से घंटा, इससे ज़्यादा 1.5 घंटा लगता था, और अब आते हैं जो है 20 मिनट में। धरना डिगण को भी ज्यादा डर रहेगा तो बैठा। तो जो है वो हमने मेन सड़कें ली, जी जी हमने जो है ये सड़क बनाई, जी हमने जो है बनीण से लेकर के अपने जो है राज सिद्धमुख रोड तक जी जी 36 फुट की रोड बनाई। हमने हरियासर से लेकर के जी। नहर तक रोड बनाई 50 करोड़ रुपए की। जी जी वो सड़क बन के तैयार होगी, बहुत शानदार सड़क। इस प्रकार से जो है हमने सड़कों का काम जो है उस टाइम 5.5 साल हाथ में लिया। जी जी और छोटी छोटी सड़कें थी, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने की, उसमें में ऐतिहासिक काम हुआ। जी जी अभी क्या है कि अशोक गहलोत जी ने एक काम प्रारंभ किया था। कांग्रेस पार्टी कभी ये नहीं सोचती कि ये क्षेत्र कांग्रेस का है एमएलए और ये बीजेपी का एमएलए। जी जी विधानसभा में उन्होंने कहा कि भाई विधायक विधायक ही होता है, बिल्कुल। वे ज्यादा चुन के आते हैं उनका राज बन जाता है, और थोड़ा कम रह जाते हैं उनको विपक्ष में बैठते हैं। विपक्ष के बिना राज नहीं चल सकता। हाँ, विपक्ष होना इसलिए उन्होंने जो भी फैसले किए वो विधानसभा क्षेत्र के लिए किए। जी। हाँ, विधायकों को साथ उन्होंने लेकर जो है कहा कि 10 करोड़ रुपए प्रत्येक एमएलए को मिलेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में, है। तो वो शुरुआत चल रही है, वही परंपरा चल रही है, हाँ वो है, अभी वही परंपरा चल रही प्रेजेंट में है। है। और उसी हिसाब से जो है विधानसभा में अंदर सड़कों के लिए, जी जी डेवलपमेंट के और कामों के लिए पैसा फिक्स होता है, जी तो वो पैसा विधायक को मिलता है। अब कई लोग कहते हैं कि राज है तो आज है, तो राज में आपका क्या योगदान है? भी बताओ मुझे, भी राज बनाने में आपका क्या योगदान है? आप विधानसभा में होते तो योगदान होता है। हाँ, आप बाहर हैं। आज तो बजट पास करते हैं तो नरेंद्र बुढ़ानिया का बोर्ड लगता है। बिल्कुल बिल्कुल।
भाई वर्तमान विधायक है, हमारा वोट लगता है, क्योंकि जनता ने हमको स्वीकार किया है, हमें आशीर्वाद दिया है, उनको जनता ने नकारा है, और नकारा है तो स्वीकार भी करना पड़ेगा। अंतिम सवाल इनसे हम करेंगे क्योंकि इन्हें जयपुर भी जाना है, वर्तमान विधायक हैं। विधायक महोदय, लोग जानना चाहते हैं इतनी उम्र के बाद भी इतनी भागदौड़ आप कैसे कर लेते हैं? पहले तो ये बताओ कि मेरी उम्र आपको किसने बताई? भाई हम आपसे टच में ही रहते हैं। आपने इतनी उम्र में पूछा है। मैं अपने आप को हमेशा युवक समझता हूँ, फिट मानते हैं आप? और इसलिए मानता हूँ कि मैं ज़्यादा युवाओं में रहता हूँ, बिल्कुल, उनसे प्रेरणा लेता रहता हूँ। उनकी ताकत, उनका प्यार, उनका आकर्षण मुझे नई शक्ति और नई ऊर्जा देता है। बिल्कुल। और मैं मेरे जीवन में, राजनीति में मैं बहुत छोटी अवस्था में आ गया था। मैं स्टूडेंट लाइफ में 6th क्लास से मैंने चुनाव लड़ने शुरू किए थे। जी जी। और मैं छोटी उम्र में जो है 23-24 साल की उम्र में मैं सरपंच बन गया। जी जी। फिर 27.5 साल की उम्र में MP बन गया। जी जी जी। युवाओं के लिए मैंने बहुत काम किया। फिर भी ये सरलता है, और ये कैसे बरकरार चीज़ें है? जो है, ये लोगों का प्यार, बिल्कुल, लोगों का प्यार है, वो आशीर्वाद देते हैं, भाग दौड़ करने की जो है वो शक्ति देते हैं। कुछ नेता है वो उत्साह टच देते भी हैं। नहीं होने देते। कुछ नेता है जो देखते हैं हम, देखिए वो तो उनकी वो जाने वे कुछ वो जाने। खास है। मैं तो ये कहता हूँ कि अंतिम कड़ी में जो व्यक्ति खड़ा है जी जी जी, वो सबसे प्यारा है, बिल्कुल। और उसको गले लगाओगे तो ईश्वर आपको एनर्जी देगा, ताकत देगा आपको। ये सीधी सट बात माननीय विधायक महोदय ने कही है। और देखिए, विधायक वही है जो अपने कामों की लिस्ट सरेआम करे। रियलिटी है, नरेंद्र गुडानिया साहब की एक खासियत भी रही है, जो काम करवाते हैं उसका ज़्यादा गुणगान भी नहीं करते, लेकिन जो है, क्योंकि मीडिया की तर्ज पर हम इनसे पूछते हैं और ये स्पष्ट बताते हैं। इनसे दोबारा भी मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि पंचायत चुनाव अभी आने वाले हैं, उनसे मुलाकात कई बार दोबारा भी होगी। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे बिना रह गए, क्योंकि समय कम है, जयपुर इन्हें जाना है, तो हम पूछते रहेंगे। आज की जो मुलाकात है आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से आप राय जरूर दें। नरेंद्र गुडानिया साहब के यदि समर्थक हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।